हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नैन्सी और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी सीरीज़ की नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज़ जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, पृथ्वी पर उपस्थित जितना भी जल भाग है उस सबको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर विश्व के प्रमुख महासागरों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि जलमंडल किसे कहा जाता है। तो पृथ्वी पर मौजूद पानी के संयुक्त द्रव्यमान को हम जलमंडल कहते हैं, यानी कि पृथ्वी की सतह पर, उसके नीचे या ऊपर पाए जाने वाले जल को मिलाकर हम जलमंडल बोलते हैं। और जलमंडल में पानी की सभी अवस्थाएं शामिल हैं, जिसमें बर्फ, जल और जलवाष्प शामिल हैं। यानी कि सिर्फ लिक्विड फॉर्म में जो पानी है उसे ही जलमंडल नहीं कहा जाता। जो हमारा बर्फ के रूप में जमे हुए ग्लेशियर्स हैं या पहाड़ों पर जो बर्फ है वो सब भी क्या हाइड्रोस्फीयर का ही हिस्सा माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो वायुमंडल में जलवाष्प उपस्थित हैं वो भी जलमंडल के अंडर ही काउंट होते हैं। तो इस तरह से यदि हमारी पृथ्वी पर जल का हिस्सा पूछा जाए कि कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर जल है, तो दैट विल बी 71% हिस्सा जो हमारा है वो पानी से घिरा हुआ है। और 29% यानी कि जो रिमेनिंग 29% है वो क्या है, हमारा स्थल मंडल है। अब क्योंकि हमारी अर्थ का इतना बड़ा हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, तो जो सैटेलाइट्स के थ्रू हमारी अर्थ की इमेजेस ली जाती हैं तो उसमें हमारी अर्थ का कलर ब्लू नज़र आता है। और इसी वजह से हमारे अर्थ को, यानी कि हमारे इस प्लैनेट को नीला ग्रह कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी जो अर्थ है इसके ऊपर जल का सोर्स क्या है। तो हमारी अर्थ पर जल का सोर्स है वर्षा। ठीक है, और वर्षा की वजह से एक वाटर साइकिल बना रहता है। अब क्या होता है कि हमारी अर्थ के सरफेस पर जो भी पानी है वो क्या होता है, अर्थ के सरफेस का पानी इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होकर यानी कि वाष्पीकरण होकर वो क्या हो जाता है, जल वाष्प में बदल जाता है। इसी तरह से ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन भी दूसरी प्रक्रिया है जिसके थ्रू हमारे एयर में जल वाष्प आ जाते हैं। और ट्रांसपीरेशन किसे कहा जाता है, यह वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, जो हरे पेड़ पौधों के पत्ते होते हैं उसमें से भी पौधे क्या करते हैं, उनके अंदर जो एक्सेस में वाटर होता है वो क्या करते हैं, उसको भी हवा में भेजते हैं। ठीक है, तो वो भी जलवाष्प के रूप में हवा में मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है जिसे इवेपोरेशन कहा जाता है, या वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपीरेशन की क्रिया होती है। दोनों प्रोसेसेस के बाद संघनन की क्रिया होती है। अब संघनन में क्या होता है, ये जो वाटर वेपर्स हैं ये कंडेंस हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और किसका निर्माण करते हैं, बादलों का निर्माण करते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे ये बादल ऊपर उठते हैं और जैसे ही इनको प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है तो ये क्या करते हैं, वर्षा के रूप में दोबारा से अर्थ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि वाष्पीकरण हुआ, फिर संघनन हुआ, फिर वर्षा हुई। वर्षा को पर्सपिटेशन बोला जाता है। और फिर उसके बाद यही पानी धरती पर बहता होता है। इसे ही सतही अपवाह या सरफेस रन ऑफ बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पूरा प्रोसेस क्या है, ये चलता रहता है। ठीक है, यानी कि अब जब सतह पर जल आ गया वो फिर से क्या होगा, इवेपोरेट होगा, फिर से कंडेंसेशन होगी और फिर से वो बारिश के रूप में धरती पर वापस आएगा। तो इस तरह से जो जल चक्र है वो अर्थ पर पानी को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। अब इस जल चक्र को समझने के बाद यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि बारिश जो सबसे ज़्यादा होती है या सबसे कम बारिश किस एरियाज़ में होती है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश वाली अगर जगह पूछी जाए तो वो रहेगी भारत के मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित मासिनराम। ठीक है, वैसे तो मासिनराम ही ऑप्शन में मिलता है, बट कई बार वो अगर डीपली पूछने लग जाएं तो भारत के किस राज्य से संबंध रखता है ये मासिनराम, तो आ जाएगा भारत के मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल, गारो एंड खासी हिल्स यू मस्ट हैव हर्ड। तो वहाँ पर खासी हिल जिले में स्थित मासिनराम एक ऐसी जगह है जहाँ पर विश्व की सबसे अधिक बारिश होती है। लगभग 11,872 मिलीमीटर बारिश होती है। ठीक है, एनुअल रेनफॉल जो रहता है। और उसके बाद आता है कि सबसे कम बारिश किस एरिया में होती है। तो सबसे कम बारिश होती है चिली के अटाकामा रेगिस्तान में। ठीक है, अटाकामा डेजर्ट में सबसे कम बारिश होती है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हमारी अर्थ पर जो
वाटर अवेलेबल है, क्या वो सारा ही पानी ड्रिंकेबल है, कि वो सारा ही पीने योग्य है? ऐसा नहीं है। हमारी अर्थ पर जो पानी उपस्थित है उसका 97% जो भाग है, ठीक है, 97% जो है वो क्या है? लवणीय जल है, ठीक है, यानी कि उसमें क्या है? लवणता पाई जाती है, ठीक है। और जो 3% है, 3% जो जल रह गया हमारा, वो अलवणीय, जिसको बोला जाता है या मीठा पानी बोला जाता है, जिसे हम पी सकते हैं, वो है, ठीक है। तो सबसे पहले लवणता क्या होती है? लवणता जल में उपस्थित घुले हुए लवणों की मात्रा को क्या कहा जाता है? लवणता कहा जाता है। और लवणता किस वजह से होती है? तो लवणता मतलब डिफरेंट उसमें तत्व होते हैं और उनमें से आमतौर पर सोडियम क्लोराइड की वजह से लवणता मापी जाती है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है? सामान्य नमक जो होता है उसकी मात्रा का माप हमें लवणता बताता है। और लवणता को आमतौर पर सैलिनोमीटर से, एक जो मीटर होता है या इक्विपमेंट है जिसके थ्रू हम लवणता को मापते हैं, डिफरेंट इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, बट सैलिनोमीटर इज द जिससे हम पानी में उपस्थित लवणता को मापते हैं, ठीक है। तो लवणता क्या हुई? जल में उपस्थित घुले हुए लवणों की मात्रा लवणता बताती है, और मेनली ये सोडियम क्लोराइड की वजह से होती है, और इसे मापने के लिए सैलिनोमीटर जो इक्विपमेंट है उसको यूज़ किया जाता है। अब 97% तो हमारा हो गया लवणीय जल, ठीक है, और 3% क्या हो गया? मीठा पानी। अब इस 3% में से भी हम पूरा 3% पीने के लिए यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसमें से जो 2.4% है ना, वो तो ध्रुवों पर या ग्लेशियर्स में क्या है? जमा हुआ बर्फ के रूप में उपस्थित है। और जो ओनली 0.6% पार्ट क्या है? वो हमारा पीने योग्य जल होगा, जो नदियों, झीलों, तालाबों से हमें मिलता है, ठीक है। तो यानी कि 97% लवणीय जल हो गया, जिसमें से 3% मीठा जल हो गया, और 3% में से भी 2.4% हमारा ग्लेशियर्स में ध्रुवों पर जमा हुआ है, और 0.6% ही हमारे पास पीने के लिए अवेलेबल है। लवणीय जल से हमें और पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे कि सर्वाधिक लवणता वाले जल स्रोत कौन से हैं? तो वान झील जो कि तुर्की में है, उसकी लवणता 330 प्रति हजार। अब यहाँ पर याद रखना है कि लवणता के लिए हम प्रति हजार पर मापते हैं, जैसे परसेंटेज तो 100 से होती है, बट जो लवणता है वो प्रति हजार पर मापी जाती है। तो वान झील जो कि तुर्की में है, वहाँ पर जो जल है उसकी लवणता है 330 प्रति हजार। और इसके बाद दूसरा पॉइंट आ जाएगा मृत सागर, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर वान झील और दूसरे नंबर पे हमारा मृत सागर, जो कि जर्मनी और इजराइल के बीच में स्थित है, और यहाँ पर जो पानी की लवणता है वो 238 प्रति हजार है, 238 पर 1000, ठीक है, परसेंट। अब उसके बाद अब ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए कि 97 जल जो है वो लवण युक्त है, जो कि समुद्रों में या सागरों में मौजूद है, और 3% जो है अलवण युक्त जल है, यानी कि मीठा जल है, और उसमें से भी 3% में से भी 2.4% जो है वो ध्रुवों पर बर्फ के रूप में है, और 0.6 जो है वो पीने योग्य जल, नदियों, झीलों और भूमिगत जल के रूप में उपस्थित है। नेक्स्ट है हमारा विश्व के प्रमुख महासागर, ठीक है, क्योंकि लवणीय जल के हमारे जो स्रोत हैं वो हैं हमारे सागर और महासागर, ठीक है। तो विश्व के कुल 5 प्रमुख महासागर हैं, ठीक है। कई बुक्स में 4 भी हैं, कई बुक्स में 5 लिखे होते हैं, तो मेन जो है हमारे 4 रहते हैं और 5 भी माने जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे। सबसे पहले है प्रशांत महासागर, नेक्स्ट इज अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर, ठीक है, जिसे आर्कटिक महासागर भी, अंटार्कटिक महासागर भी कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले है प्रशांत महासागर, ठीक है, पैसिफिक ओशन, नेक्स्ट इज अटलांटिक ओशन, नेक्स्ट इज इंडियन ओशन, ठीक है, और नेक्स्ट वन इज आर्कटिक ओशन, और लास्ट वन इज साउदर्न ओशन, ठीक है, साउदर्न ओशन या फिर दक्षिणी महासागर। अब इन सभी जो ओशंस हैं हम इसे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। हमारा पहला महासागर है प्रशांत महासागर, जिसे पैसिफिक ओशन कहा जाता है। पैसिफिक ओशन विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है, ठीक है।
विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर पश्चिम में एशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में स्थित है। यू कैन सी इन दिस मैप कि हमारा ये जो प्रशांत महासागर है, ठीक है, तो उसको हमने एक तो पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इक्वेटर से ऊपर वाला नॉर्थ पैसिफिक ओशन और नीचे वाला साउथ पैसिफिक ओशन, ठीक है। और यहाँ पर आप यू कैन सी डायरेक्शंस देख लेते हैं, इधर है वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। हमारे नॉर्थ जो पैसिफिक ओशन है उसकी वेस्टर्न साइड पर हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर एशिया और ऑस्ट्रेलिया है। ये एशिया हो गया, एशियन कॉन्टिनेंट, और ये हो गया ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, ठीक है। और इसके ईस्ट में, ठीक है, इसके ईस्ट में है हमारे पास कौन सा, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ठीक है। ठीक है, पैसिफिक ओशन के पश्चिम में है हमारा कौन सा, एशिया, ये रहा एशियन कॉन्टिनेंट, ठीक है। और ये रहा हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और इसके पूर्व की दिशा में ईस्टर्न साइड में हमारा रहेगा नॉर्थ अमेरिका और यहाँ रहेगा हमारा साउथ अमेरिका। और जब हम मैप जो पढ़ते हैं वो कुछ इस तरह से होता है कि कुछ हिस्सा पैसिफिक ओशन का इधर की तरफ होता है। तो ये अगर इस डायरेक्शन से देखा जाए, जो अब हमने मैप खोला है, तो इसके अकॉर्डिंग ये रहा हमारा पैसिफिक ओशन, ठीक है। और लगभग ये ट्रायंगुलर शेप का होता है, ठीक है, लगभग ट्रायंगुलर शेप, नॉट एग्जैक्ट ट्रायंगुलर शेप, हाँ लगभग इसे ट्रायंगुलर शेप कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्र का लगभग 1/3, 1/3 हिस्सा किसके अंडर आता है, प्रशांत महासागर के अंडर आता है, ठीक है। उसके बाद प्रशांत महासागर में दुनिया का सबसे गहरा गर्त यानी कि मारियाना गर्त होता है। अब गर्त क्या होता है, गर्त होता है कि ओशन के नीचे जो डीपेस्ट पॉइंट होता है, ठीक है, यानी कि पानी की जो सबसे अधिकतम गहराई जहाँ पर होती है, ठीक है, मतलब ज़्यादा गहराई होती है, उसे गर्त कहा जाता है। और दुनिया की सबसे बड़ा गर्त, सबसे गहरा गर्त जो है वो मरियाना गर्त है, जो कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में है, और जिसकी गहराई 11,033 किलोमीटर है, 11,033 किलोमीटर्स इसकी गहराई है, ठीक है। उसके बाद प्रशांत महासागर के ज़्यादातर द्वीप ज्वालामुखी या प्रवाल भित्ति के हैं। और प्रशांत महासागर का नाम किसने रखा था, एक पुर्तगाली नाविक और एक खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगलन ने रखा था, ठीक है। प्रशांत महासागर से अब हमें कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहला, ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है, ठीक है। और किन कॉन्टिनेंट्स के बीच में, एशिया और ऑस्ट्रेलिया पश्चिम की तरफ से इसे कवर कर रहे हैं, और पूर्व की दिशा से इसे अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका इसको घेर रहे हैं। उसके बाद ये पृथ्वी की सतह का कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3, 1/3 हिस्सा कवर करता है। और दुनिया का सबसे गहरा गर्त यानी कि मारियाना गर्त भी प्रशांत महासागर में है। उसके बाद जो यहाँ के द्वीप हैं वो मुख्यतः ज्वालामुखी और प्रवाल भित्ति के बने हुए हैं। और यहाँ की खोजकर्ता का नाम अगर पूछा जाए तो फर्डिनेंड मैगलन ने की थी इसकी खोज, जो कि एक पुर्तगाली नाविक थे, ठीक है। उसके अलावा प्रशांत महासागर के अगर आकार के बारे में पूछा जाता है तो ये त्रिभुजाकार है। हमारे अगले ओशन का नाम है दैट इज अटलांटिक ओशन, ठीक है। और अटलांटिक ओशन पृथ्वी का दूसरा बड़ा महासागर है। पहला हो गया प्रशांत, दूसरा हो गया अटलांटिक। और अटलांटिक की शेप से क्वेश्चन आता है कि ये एस आकार का है, इंग्लिश के लेटर एस जैसे शेप ये बनाता है। अब इसकी मतलब ये कौन से कॉन्टिनेंट्स की सराउंडिंग में है, तो इसके पश्चिमी भाग में उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है, और पूर्वी भाग में यूरोप और अफ्रीका है, ठीक है। यह अटलांटिक महासागर से लेकर दक्षिणी महासागर तक, आर्कटिक महासागर से लेकर दक्षिणी महासागर तक फैला हुआ है। अटलांटिक महासागर सदियों से यात्रा व्यापार का एक प्रमुख मार्ग रहा है। और अटलांटिक महासागर में एक पनडुब्बी पर्वत श्रृंखला है जिसे कटक कहा जाता है, ठीक है, यानी कि इसे मध्य अटलांटिक कटक कहा जाता है। कटक क्या होता है, जो पानी के नीचे जो पर्वत श्रृंखला होती है उसे कटक कहा जाता है, ठीक है। और अटलांटिक के समुद्र तल पर स्थित टेक्टोनिक प्लेटों की एक श्रृंखला है, इसे ही कटक कहते हैं, ठीक है।
तो अटलांटिक महासागर से जो क्वेश्चन हमने लर्न करने हैं, तो अटलांटिक महासागर से हमने याद क्या करना है कि ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ठीक है, कौन से कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है? सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कौन सी डायरेक्शन में है? वेस्ट, ठीक है। और इसके ईस्टर्न साइड पर रहेगा हमारा यूरोप और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। सेकंड पॉइंट हमने किया था कि ये एस की शेप बनाता है, यू कैन सी इट क्लियरली कि यहाँ पर लगभग एस जैसी शेप ये बना रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर एक कटक इसकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये रहा कटक, जो कि एक पानी के नीचे जो पर्वत श्रृंखला होती है जो टेक्टोनिक प्लेट से बनी हुई है, तो वो इसके अंडर है, ठीक है। यहाँ से बस इतने ही पॉइंट लर्न करने हैं कि एस की शेप बनाता है, विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है, लगभग पृथ्वी का सरफेस का 20% पार्ट ये कवर करता है। और एक और पॉइंट कि ये वार्षिक तापांतर अगर पूछा जाए कि किस ओशन का वार्षिक तापांतर सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक वार्षिक तापांतर वाला ओशन रहेगा हमारा अटलांटिक ओशन, ठीक है। Our next ocean is Indian Ocean, हिंद महासागर। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर रखा गया है, इंडिया के नाम पर, हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर, इंडिया के नाम पर इंडियन ओशन रखा गया है। ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। और हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु, यानी कि जिस तरह से गर्थ हमने प्रशांत महासागर में पढ़ा था, उसी तरह से अगर हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु अगर पूछा जाए तो 24,442 फीट यानी कि 7,450 मीटर है, जो कि जावा द्वीप इंडोनेशिया के दक्षिणी तट पर जावा ट्रेंच में सुंडा डीप में स्थित है, ठीक है। उसके बाद दुनिया के सभी महासागरों में सबसे गर्म महासागर हमारा हिंद महासागर है। यह भूमध्य रेखा के साथ इसकी निकटता के कारण है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के निकट है, इसी वजह से यहाँ पर तापमान जो है सबसे अधिक है। सबसे गर्म महासागर अगर पूछा जाए तो इंडियन ओशन, और सबसे अधिक वार्षिक तापांतर वाला तो अटलांटिक ओशन, ठीक है। उसके बाद आ गया हिंद महासागर दुनिया के कुल तेल भंडार का लगभग 40% हिस्सा है। और हिंद महासागर में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप सागर, सोमाली सागर, अंडमान सागर जैसे कुछ क्षेत्रीय समुद्र हैं। मतलब सागर, महासागर तो बड़ा एरिया हो जाता है, बहुत विस्तृत जल क्षेत्र को हम महासागर बोलते हैं। और सागर क्या होता है? जो दो ओर से भूमि से घिरा होता है, तो उसे हम सागर बोलते हैं। इसी तरह से अगर खाड़ी होता है, जैसे बंगाल की खाड़ी है, तो किसी भूभाग से में जो जल का भाग होता है, यानी कि कुछ इस तरह का एरिया होगा और उसके अंदर जो है जल फैला होगा, तो उसे हम खाड़ी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग तरह से भूभाग होते हैं। तो इंडियन ओशन में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप सागर, सोमाली सागर और अंडमान सागर जैसे समुद्री क्षेत्रीय समुद्र शामिल हैं। तो ये थे हमारे 3 इम्पॉर्टेंट महासागर, पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन। इसके बाद हमारे बचते हैं 2 ओशन, जो कि रहेंगे अंटार्कटिक ओशन और आर्कटिक ओशन, ठीक है। और ये दोनों क्या हैं? हमारे पोल्स पर हैं, ठीक है। हमारी अर्थ के दोनों पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। तो नॉर्थ पोल पर हमारा आर्कटिक सर्कल है, हमने रीड किया था जब हमने लैटिट्यूडनल लाइंस पढ़ी थी, तो आर्कटिक सर्कल पढ़ा था हमने और अंटार्कटिक सर्कल पढ़ा था। तो आर्कटिक सर्कल में हमारा आर्कटिक ओशन रहेगा, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या नॉर्थ पोल पर रहेगा। इसी तरह से दक्षिणी यानी कि साउदर्न साइड में रहेगा हमारा अंटार्कटिक ओशन, ठीक है। तो आर्कटिक ओशन महासागर, जो आर्कटिक महासागर है वो क्या है? हमारे दक्षिणी महासागर कहा जाता है, क्योंकि दक्षिणी साउदर्न पोल पर है, ठीक है। दूसरा, यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महासागर है। पहले नंबर पर पैसिफिक, सेकंड पर अटलांटिक और थर्ड पर इंडियन था, और फोर्थ पोजीशन पर रहेगा हमारा अंटार्कटिक सर्कल। यह महासागर पृथ्वी के लगभग 6% हिस्से पर फैला हुआ है। यह सागर इतना गहरा है कि अभी तक इसका महासागर तल पूरी तरह से अन्वेषित नहीं किया जा सके, यानी कि अभी तक पूरी इसकी एग्जैक्ट डेप्थ मेज़र नहीं की जा सकी है। यह महासागर अंटार्कटिका को घेरता है, यानी कि अंटार्कटिक महाद्वीप जो है उसको घेरता है। यह एक ऐसा महासागर है जो अन्य महासागरों
प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर को छूता है। ठीक है, हम मैप के थ्रू देख सकते हैं। ये रहा हमारा साउदर्न ओशन। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा कि ये पैसिफिक ओशन को भी टच करता है, अटलांटिक ओशन को भी टच करता है और इंडियन ओशन को भी टच करता है। ठीक है, यानी कि अगर इधर से देखा जाए कि ये एक ऐसा इकलौता ओशन है जो तीनों ओशंस को टच कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन रहेगा हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, आर्कटिक सर्कल में हमारा रहेगा आर्कटिक ओशन। इसके बाद लास्ट आता है हमारा विश्व के प्रमुख 5 समुद्री महाप्रभागों में से, यानी कि 5 महासागरों में से यह सबसे छोटा है और सबसे उथला महासागर है। ग्रीनलैंड द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप दुनिया का पूछा जाए तो ग्रीनलैंड, जो आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। यू कैन सी इन दिस मैप, ये रहा हमारा ग्रीनलैंड जो किसको छू रहा है, अटलांटिक ओशन को भी और आर्कटिक ओशन। तो आर्कटिक ओशन और अटलांटिक ओशन के बीच ग्रीनलैंड स्थित है। तो इस तरह आज की वीडियो में हमने 5 महासागरों के बारे में पढ़ा। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन। ठीक है, अब पॉइंट्स क्या याद रखने हैं कि पैसिफिक ओशन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ सीमा साझा करता है। अटलांटिक ओशन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के साथ। साउदर्न ओशन एक ऐसा ओशन है, या अंटार्कटिक ओशन एक ऐसा ओशन है जो पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन, तीनों ओशंस को छूता है। आर्कटिक ओशन नॉर्दर्न साइड में है जो कि ग्रीनलैंड के साथ बाउंड्री सीमा साझा करता है। और यह यहाँ से पॉइंट याद रखना है कि ग्रीनलैंड आर्कटिक ओशन और अटलांटिक ओशन के बीच में स्थित है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट important points about ocean. In our next video we will discuss some new topic. Till then, thank you, have a nice day.